हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि इस टाइम पे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम इसी के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहले जो हमारा पार्ट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सदन की सामान्य कार्रवाई होती है, तो उसके अंतर्गत जो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, आधे घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो हमने सभी को डिस्कस कर दिया है लेक्चर फर्स्ट में। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, तो हम आज इसी के अंतर्गत देखेंगे जो नेक्स्ट है सदन की कार्रवाई के अंतर्गत। तो लेक्चर सेकंड है ये हमारा। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्हिप, ठीक है, इसके अलावा जो कुछ रूल्स के तहत कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं सदन की कार्रवाई से रिलेटेड जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और ये रूल्स ऐसे हैं जो सदन की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, तो इसका प्रयोग सदन की कार्रवाई को नियमों के अनुसार चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग जो सदन की कार्रवाई है वह नियमों के अनुसार चलाई जाए। कई बार कैसा होता है कि जिनकी सत्ता पक्ष है, पीठासीन अधिकारी होते हैं जो पार्लियामेंट में, तो वो कई बार किसी के भी खिलाफ, किसी भी राजनेताओं या किसी भी पार्टी के बियॉन्ड में जाकर वह कोई ऐसा रूल ना अपनाए जिससे कि कुछ दूसरी पार्टी को उसका नुकसान भुगतना पड़े। ठीक है, तो इसी के लिए इसका प्रयोग सदन की कार्रवाई को नियमों के अनुसार चलाने के लिए किया जाता है। कोई सदस्य सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग कर सकता है। संसद में उपस्थित कोई भी जो वहाँ का संसद से रिलेटेड वहाँ का पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग कर सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग करने के बाद जो भी वहाँ के नियम होंगे वह एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही परिणाम स्वरूप सदन की कार्रवाई रोककर नियमों की व्याख्या की जा सकती है, जिससे सदन नियमों के आधार पर कार्य करता रहे। तो यह बेसिकली जो है पूरी तरह से सदन की कार्रवाई को एक निरंतर चलायमान होने के लिए ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर को जारी किया जाता है। इससे क्या होता है कि सदन की जब कार्रवाई होती है तो इसमें जो रूल्स होते हैं, रूल को बताया जाता है कि रूल्स क्या हैं, सदन की कार्रवाई के लिए क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, जिससे कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, अब किसी भी विधेयक पर अच्छे से चर्चा की जा सके, उस पर बहस की जा सके। ओके, तो सदन की कार्रवाई को रोककर नियमों की व्याख्या की जाती है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ओनली जो रूल्स होते हैं सदन को चलाने के लिए केवल उन्हीं पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है जो भी विधेयक की कार्रवाई चल रही होती है। नेक्स्ट है व्हिप। तो व्हिप क्या होता है इसको समझते हैं। तो कोई राजनीतिक दल व्हिप की घोषणा कर सकता है। ठीक है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो व्हिप की घोषणा कर सकती हैं। तो क्या होता है व्हिप? इसके अंतर्गत राजनीतिक दल अपने दल के किसी सदस्य को व्हिप के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो जितने भी नेशनल पार्टीज हैं वो अपने किसी भी लीडर को एक व्हिप के रूप में नियुक्त कर सकता है। ओके, इसके साथ ही जो सदन के पटल पर अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। तो व्हिप के माध्यम से भी क्या होता है, एक तरह से सदन में अनुशासन को बनाए रखने के लिए ही इसको लाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उसके दल के अध्यक्ष के द्वारा, किसी भी पार्टी का जो अध्यक्ष हैं, जो मेन है, तो अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें। ठीक है, तो पार्टी का एक कोई मेंबर व्हिप बन जाएगा, व्हिप के द्वारा वह अनुशासन को मेंटेन करेगा। इसके साथ ही जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वह
उसके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो अपनी पार्टी के लिए उनको जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई सदस्य इसकी अवहेलना करता है तो इसे व्हिप का उल्लंघन माना जाता है। मान लो कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिनका कोई भी सदस्य कोई भी जो मेंबर है, अगर वह व्हिप का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उससे उस पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर पार्टी का कोई भी सदस्य, कोई भी लीडर अगर अपने अध्यक्ष का जो निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसको उस पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, साथ ही उसकी सदस्यता भी निरस्त हो जाएगी। ठीक है, इसकी अवहेलना करता है तो इसे व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा और सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे दंड की सजा से निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, उसे दंड की सजा दी जा सकती है, निष्कासित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी संसद सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से व्हिप क्या होता है, किसी भी जो पॉलिटिकल लीडर है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि कोई भी ऐसा लीडर ना हो, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर ना हो जिससे कि सदन की कार्यवाही में कोई भी अराजकता फैले। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए व्हिप लाया जाता है, जो यह कोई भी पार्टी अपने किसी भी सदस्य के खिलाफ ला सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी पार्टी का कोई अगर नेता उसका उल्लंघन करता है अपने अध्यक्ष का तो उसके विरुद्ध व्हिप को लाया जा सकता है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, तो नियम 184 के तहत देखते हैं कि आज बहुत गर्मी है, सिर भी दर्द कर रहा है ना, फिर भी आज आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो नियम 184 के अंतर्गत लोकसभा की कार्यवाही को नियमों के अनुसार, तो रूल्स 184 के अंतर्गत जो लोकसभा की कार्यवाही के अनुसार नियम 184 के अंतर्गत चर्चा के पश्चात मतदान किया जाता है। ठीक है, तो मीन्स ये है कि जब भी कोई विधेयक लाया जाता है चर्चा के लिए तो चर्चा के बाद मतदान होता है, तो चर्चा के पश्चात मतदान किया जाता है। यदि मतदान के दौरान विपक्ष बहुमत में हो जाए तो सरकार को अनिवार्यता त्यागपत्र देना पड़ता है। मीन्स ये है कि सपोज ऐसी कोई गवर्नमेंट है वह गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होकर आई है तो वह कैसी हो, एक मिलीजुली सरकार हो। मिलीजुली सरकार ऐसी हो कि वह बहुमत में ना हो बट कुछ दूसरी पार्टी को मिलाकर वह बहुमत में आ गई हो। अब क्या हुआ कि अगर वह दूसरी पार्टी के अगर पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो हो सकता है कि चर्चा के पश्चात जब मतदान होगा तो उस मतदान के टाइम पे वह बगावत कर जाएं। तो बगावत करने के बाद अगर किसी भी पार्टी का बहुमत कम हो जाता है, मेजॉरिटी कम हो जाती है, तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए सरकारें इस नियम के अंतर्गत चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, बट यह भी है कि वर्तमान जो सरकार है जैसे कि बीजेपी की है तो यह काफ़ी बहुमत में है, तो ऐसी पार्टियों को इस नियम के तहत भी वो चर्चा कर सकती हैं, मतदान भी कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके पास मेजॉरिटी है उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड होकर आई है और वह गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार में कोई भी मंत्री किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है और वह मेजॉरिटी अगर सिद्ध ना कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए तो उस पार्टी को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है नियम 193 है। लोकसभा की कार्यवाही के नियमों के अनुसार नियम 193 के अंतर्गत केवल चर्चा कराई जा सकती है, मतदान नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा की जो कार्यवाही के रूल नंबर 193 के अनुसार केवल सदन में चर्चा कराई जा सकती है, मतदान नहीं कराया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है नियम 377। तो लोकसभा के नियमों के अनुसार नियम
377 के अंतर्गत कोई लोकसभा सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को इस नियम के अंतर्गत लोकसभा में प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो रूल्स नंबर जो लोकसभा का जो रूल नंबर 377 है, इसमें किसी भी क्षेत्र का जो लोकसभा अध्यक्ष है या कहें जो सांसद है, वह अपने उस क्षेत्र के पर्टिकुलर मैटर को या मुद्दे को वहाँ सदन में उठा सकता है। ठीक है, उस मैटर को, उसे मुद्दे को सदन के सामने रख सकता है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दे को इस नियम के अंतर्गत लोकसभा में प्रस्तुत कर सकता है। सामान्यतः जो विषय अन्य अवसरों पर नहीं उठाए जाते वे यहाँ प्रकट किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चर्चाएं होती हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं जो सदन की कार्रवाई के टाइम पे उनको उठाया नहीं जा सकता, बट रूल नंबर 377 के अंतर्गत समानतः ऐसे कुछ विषय होते हैं जो चर्चा या कुछ ऐसे विषय होते हैं जो चर्चा के दौरान उठाए नहीं गए थे। ठीक है, जब संसद का सत्र चल रहा था उस टाइम पे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो नहीं उठाए जाते, बट वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, और उनको उठाया जाना अनिवार्य होता है। तो फिर रूल्स जो लोग तो इसके बाद जो रूल है, इसके बाद जो लोकसभा के रूल्स हैं, तो उसके अंतर्गत नियम 377 के अंतर्गत उन मुद्दों को उठाया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। ठीक है, उठाए नहीं जाते वे यहाँ प्रकट किए जा सकते हैं। राज्यसभा में ऐसे मामले विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में सबसे पहले क्या होता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, बहस के बाद उस पर मतदान होता है, अगर वह पास हो जाता है तब फिर राज्यसभा को भेजा जाता है। बट अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोकसभा के टाइम में उनको नहीं उठाया गया था, अब ऐसा लगता है कि नियम 377 के तहत उनको उन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, तो लोकसभा में तो उठा सकते हैं, बट राज्यसभा में के उल्लेख के अंतर्गत उठाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ मामले होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं तो डायरेक्ट वो लोकसभा में उनका उल्लेख ना करके राज्यसभा में ही डायरेक्ट उनको प्रेषित किए जाते हैं, राज्यसभा में तुरंत उसको भेजे जा सकते हैं। और किसी भी पार्टी के जो राज्यसभा में अगर मेजॉरिटी ज़्यादा है तो वह वहाँ से डायरेक्ट उनको पास करा दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा जो विधेयक होते हैं उनको पास करवा लेते। ठीक है, तो कई बार ऐसे बहुत सारी सरकारें होती हैं जो चर्चा नहीं कराती, ना ही मतदान कराती हैं, डायरेक्ट उनको राज्यसभा में भेजकर उनको विशेष उल्लेख के तहत उनको पास करा लिया जाता है और वह विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट है नियम 388। तो नियम 388 के तहत इसके अंतर्गत सरकारें सारे नियमों को त्याग कर चर्चा कराई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ विधेयक होते हैं जिनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि इन पर चर्चा कराई जाए, बट उन पर चर्चा नहीं कराई जाती, डायरेक्ट उनको पास करा लिया जाता है। तो इसमें जो नियम होते हैं, जैसे कि नियम कैसे कि जैसे कि मान लो अब विधेयक को प्रस्तुत किया जाए, उस पर चर्चा हो, उस पर बहस हो, बहस के बाद उसको मतदान कराया जाए, बट जो नियम 388 है तो इसमें कोई भी चर्चा नहीं होती, केवल डायरेक्ट मतदान होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं नियम 388 के अंतर्गत जिनमें चर्चा नहीं कराई जाती, उसमें मतदान करा के उनको पास करा लिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें सरकार को यह डर होता है कि अगर हम इनमें चर्चा कराएंगे तो इससे सरकार की क्या होगी,
बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें सरकार को लगता है अगर इस पर चर्चा कराएंगे तो इसमें सरकार की निंदा होगी, ये सरकार को इसमें फंसाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर गठबंधन की सरकार है तो अगर ऐसे नियम 388 के तहत अगर चर्चा होती है तो इसके अंतर्गत ज़रूर उसे मतदान में उसको बहुमत नहीं प्राप्त होगा। बट अक्सर सरकारें जो मेजोरिटी में होती हैं तो उनका प्रयास होता है कि एक जो भी संसद का सत्र चल रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को, ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों को पास कराया जाए, उनको कानून बनाया जाए। बट क्या होता है कि जो विपक्ष सरकारें होती हैं वो हमेशा इस पर जोर डालती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पर चर्चा हो, बहस हो, इसके बाद ही उसको कानून बनाया जाए। तो ये हमारे लिए तो यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि पहले जो भी विधेयक पेश किए जाएं उन पर चर्चा कराई जाए, उन पर बहस हो, इसके बाद ही उनको ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो सरकारें होती हैं उनका ये होता है जो बहुमत में, जो बहुत सारी ऐसी सरकारें होती हैं जो बहुमत में होती हैं। तो जो सरकार बहुमत में होती हैं तो हमेशा उनका प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों को कानून बनाया जाए। बट अगर यह हमारे देश के लिए बेहतर होगा कि जो भी विधेयक पेश किए जाएं सबसे पहले उनमें चर्चा हो, बहस हो, इसके बाद ही वह कानून बनाए जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होंगे जो डायरेक्ट जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन पर इम्पोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि चर्चा हो बेहतर ढंग से, इसके साथ ही उन पर बहस हो, मतदान हो, इसके बाद वह उनको पास कराया जाए। तो जो संसद में सत्र के दौरान ये कुछ रूल्स हैं, है ना, कुछ सामान्य कार्रवाई के कुछ नियम होते हैं जो हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें। और हम ऐसे ही नेक्स्ट और भी वीडियो आपके लिए, ऐसे ही जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।